स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की क्लास मेरे क्लास 12th के प्यारे बच्चों के लिए है एंड आप लोगों को पता ही है फिलहाल हमारा चैप्टर चल रहा है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। आज की क्लास में इस चैप्टर को निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो इसी चैप्टर का पार्ट 1 आपको इस चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा। पहले वो वाला पार्ट देखो, वहां पर हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश कवर कर लिया है। बाकी का जो पूरा चैप्टर है वो हम आज के इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरे साल इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज की बहुत ही बढ़िया तैयारी होने वाली है। चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज हमें कहां से पढ़ना है? नेपाल से। ठीक है, कहानी शुरू करेंगे नेपाल से, फिर एक एक करके बाकी सारे कंट्रीज को भी डिस्कस करेंगे। चलो, तो नेपाल हमारा एक हिंदू किंगडम था जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती थी। बहुत टाइम तक वहां पर राजा अपनी चलाते रहते थे। इस टाइम पर नेपाल के जो लोग थे ना, वो बीच बीच में कुछ ना कुछ स्ट्राइक करते थे, कुछ ना कुछ तरीके से बोलते रहते थे कि यार हमें ये सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा है, हमें थोड़ा सा और ओपन सा गवर्नमेंट चाहिए। पर जो राजा थे, अब राजा तो राजा है, राजा के हाथ में पावर है, राजा के पास आर्मी है, तो जब भी लोग राजा के खिलाफ कुछ बोलते थे, राजा अपनी आर्मी को यूज करके उन लोगों को चुप करा देते थे। तो बहुत लंबे टाइम तक राजा अपने पावर्स को यूज करते हैं एंड उस वजह से नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं आ पाती। बहुत टाइम के बाद हम देखते हैं 1990 में लोग राजा के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि राजा मान जाते हैं कि चलो ठीक है, तुम लोग एक संविधान बना लो। तो 1990 में राजा जनता की डिमांड मान जाते हैं और राजा बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग बनाते हैं एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे लोग राजा के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि भाई हमें तो डेमोक्रेसी ही चाहिए। पर ये डेमोक्रेसी की शुरुआत नहीं थी। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मतलब इन्होंने डेमोक्रेसी स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर उसके बाद राजा अभी कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे जिससे क्या होगा, डेमोक्रेसी अभी रुक जाएगी। तो 1990 में राजा ने ये तो कह दिया कि चलो यार हम लोग संविधान बना लेते हैं, पर आगे जाकर राजा कुछ और भी चीजें करते हैं। 90s की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर नेपाल में माओइस्ट एक्टिविटी भी फैल रही थी। माओइस्ट मतलब ऐसे लोग जो माओइज्म में विश्वास रखते हैं, जो बहुत ज्यादा वायलेंस करते हैं एंड ये लोग राजा को पसंद नहीं करते थे, तो ये लोग वायलेंस करके राजा को हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो 90s में नेपाल में माओइस्ट एक्टिविटीज यानी वायलेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो इस टाइम के अराउंड नेपाल में चल रहा था एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट। क्या होता है ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट? ट्रायंगल पता ना ऐसा दिखता है। तो ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट मतलब नेपाल में उस टाइम पर 3 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। एक अपने माओइस्ट जो वायलेंस के ऊपर विश्वास रखते हैं, एक अपने राजा, और तीसरे लोग कौन थे? डेमोक्रेट्स, जो चाहते हैं कि भाई पीसफुली डेमोक्रेसी आ जाए। तो ये 3 लोग आपस में लड़ रहे थे नेपाल में। इसीलिए हम कहते हैं कि इस टाइम के अराउंड नेपाल में ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चल रहा था। 2002 तक आते आते एक टर्निंग पॉइंट आता है। 2002 में नेपाल के राजा क्या करते हैं, ये पार्लियामेंट को ही हटा देते हैं। तो मैंने बोला था ना कि अभी आगे जाके राजा बहुत कुछ करेंगे, तो ये याद रखना 2002 में राजा पार्लियामेंट को ही हटा देते हैं एंड लोगों का ये जो विश्वास था ना कि नेपाल में बहुत जल्दी डेमोक्रेसी आएगी, वो विश्वास इस रीजन की वजह से टूट जाता है कि राजा ने तो पार्लियामेंट को ही हटा दिया। अप्रैल 2006 तक आते आते क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा हंगामा मचाना स्टार्ट करते हैं और ये लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमें तो डेमोक्रेसी ही चाहिए। ठीक है, तो इसके चलते राजा क्या करते हैं, अप्रैल 2002 तक आते आते राजा पार्लियामेंट को फिर से रिस्टोर कर देते हैं। बीच में राजा ने पार्लियामेंट हटाया, लोगों ने हंगामा मचाया, तो राजा फिर से पार्लियामेंट लेकर आते हैं। अब ये वाला जो मूवमेंट था जिसके थ्रू लोगों ने राजा को समझाया कि भाई हमें पार्लियामेंट चाहिए, ये वाला मूवमेंट नॉन वायलेंट था, इसमें ज्यादा मारपीट नहीं हुई थी। एंड इस मूवमेंट के मेन लीडर्स कौन थे? एसपीए। एसपीए मतलब 7 पार्टी अलायंस जो कि नेपाल में चलती है, और
माओइस्ट लोग और कुछ सोशल एक्टिविस्ट, इन तीनों ने साथ में मिलकर ये मूवमेंट कराया था जिसके थ्रू राजा ने पार्लियामेंट को रिस्टोर कर दिया था। एंड इसी के साथ नेपाल का जो ट्रांजिशन था डेमोक्रेसी की तरफ वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। कुछ टाइम के बाद नेपाल क्या करता है, नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाता है एंड ये लोग एक नए संविधान को भी बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ दिक्कतें तुम्हें बताई जा रही हैं। जैसे कुछ लोग हैं नेपाल में, उनका ये मानना है कि राजा को पूरी तरीके से नहीं हटाना चाहिए, एक नॉमिनल मोनार्की होनी चाहिए। नॉमिनल मोनार्की मतलब बस नाम के लिए राजा को रख लो, इससे क्या होगा, हम नेपाल के हिस्ट्री से थोड़ा कनेक्टेड रहेंगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो संविधान है नेपाल का, उसमें थोड़े ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे हम पुअर लोगों की ज्यादा मदद कर सके और इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर कर सके। ठीक है, कुछ लोग नेपाल में ये भी मानते हैं। नेक्स्ट, एसपीए की सारी पार्टीज इन ओपिनियंस के साथ मानती नहीं है। ठीक है, एसपीए में बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, हमें रैडिकल मूवमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स नेपाल में ऐसे भी हैं जो इंडिया को पसंद नहीं करते और उन्हें इंडिया के ऊपर बहुत भयंकर शक रहता है कि इंडिया पता नहीं नेपाल में जबरदस्ती इंटरफेयर क्यों करता रहता है। तो ये मैंने कुछ तुम्हें प्रॉब्लम्स बता दी। चलो अब ये दो चीजें याद रखना, 2008 में क्या होता है, नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है, ये मोनार्क सिस्टम को अबॉलिश कर देता है। 2008 में ये मोनार्क के सिस्टम को, राजा के सिस्टम को हटा देते हैं। यहां से बन जाएगा तुम्हारा एमसीक्यू और तुम्हारा सीयूईटी का क्वेश्चन। तो ये ईयर्स तुम्हें थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। सिमिलरली ये भी याद रखना कि 2015 तक आते आते हमारे नेपाल ने क्या करा, इन्होंने एक नया संविधान अपना लिया जिसमें इन्होंने डेमोक्रेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, तो ये तो थी हमारे नेपाल की कहानी, बस इतनी सी थी। ठीक है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने थोड़ा बहुत ये क्लास 9th में भी पढ़ रखा होगा, तो आई फील आप लोगों को आसान लग रहा होगा। नेक्स्ट श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। अगेन श्रीलंका में भी कुछ बहुत ज्यादा इतना टफ नहीं है कि तुम घबराओ। तुम लोगों ने आई थिंक क्लास 10th में एक चैप्टर आता है, अगर तुम्हें याद हो, पावर शेयरिंग नाम से, तो क्लास 10th में तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया था, उसी को थोड़ा सा इन डिटेल हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो श्रीलंका को आजादी कब मिलती है, 1948 में। एंड बाकी कंट्रीज में तो हमने देखा, जैसे पाकिस्तान में, नेपाल में, यहाँ पर क्या दिक्कत थी कि मिलिट्री टेक ओवर हो रहा था पाकिस्तान में। नेपाल में क्या था, राजा परेशान कर रहे थे लोगों को। पर श्रीलंका में ये दिक्कतें नहीं थी। श्रीलंका की क्या दिक्कत थी, वहां पर दो कम्युनिटीज आपस में लड़ रही थी, ये श्रीलंका का मेन इशू था। ठीक है, तो श्रीलंका को उस टाइम पर सिलोन बोला जाता था। एंड श्रीलंका में दो कम्युनिटीज हैं, एक तो होते हैं सिन्हला और एक होते हैं तमिल्स। ठीक है, एक सिन्हला और एक तमिल्स। अब सिन्हला कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में हैं, तो यही लोग पॉलिटिक्स में भी मेजॉरिटी में जाते हैं और श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो सिन्हला लोगों के लिए सब कुछ करती है पर तमिल लोगों के लिए कुछ नहीं करती। तो इसीलिए तमिल लोग हमेशा वहां पे परेशान रहते थे। अब ये तमिल लोग पहुंचे कैसे श्रीलंका में, तो जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था इंडिया के ऊपर, तो ये बहुत सारे श्रीलंकन्स को उठाकर बहुत सारे तमिलियंस को उठाकर श्रीलंका लेकर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीलंका में जितने तमिलियंस हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ कुछ ओरिजिन इंडिया से है। ठीक है, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स, दादा नाना, ये सब हमारे कंट्री से थे। ओके, तो यहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोगों को इज्जत नहीं दी जाती थी, तो इसीलिए तमिल स्पीकिंग लोगों को श्रीलंका में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। ये दोनों कम्युनिटीज आपस में बहुत ज्यादा लड़ते रहते थे। ओके, अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये जो तमिल लोग थे ना, जो तमिल लोग थे जिनको ऐसा फील हो रहा था कि श्रीलंका में हमें निग्लेक्ट करा जा रहा है, हमारा कोई ध्यान नहीं रख रहा, ये लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं कि श्रीलंका में ही एक ऐसा हिस्सा हमें दे दो जहां पे सिर्फ तमिल लोग रहेंगे। ठीक है, श्रीलंका में तमिल लोगों के लिए एक अलग हिस्सा रख दो। ठीक है, तो ये लोग श्रीलंका से हटकर एक अलग तमिल स्पीकिंग एरिया के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। 1983 में
जो तमिल लोग हैं वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं और उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था LTTE। LTTE का मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, तो ये इनका फुल फॉर्म था। एंड ये लोग क्या बोलते थे कि हमें श्रीलंका में ही एक सेपरेट इलाका चाहिए जहां सिर्फ तमिल लोग रहेंगे, इसी को ये कहते थे तमिल एलम। ठीक है, तो मान लो अगर ये श्रीलंका है, ठीक है, ड्राइंग जज मत कर लेना मेरी ठीक है, पर हाँ कुछ ऐसा ही दिखता है श्रीलंका। तो श्रीलंका का जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है यहाँ पर तमिल ज्यादा है, तो हमारे LTTE के लोग कहते थे कि ये वाला हिस्सा हमें दे दो, इसे हम कहेंगे तमिलेलम। ठीक है, तो इस बात को लेकर LTTE और सिन्हला लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। कहाँ? हमारे श्रीलंका में। ठीक है, काफी टाइम तक हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं बोलती इस मामले को लेकर। फिर कुछ टाइम के बाद, क्योंकि देखो श्रीलंका के इशू में तमिल लोग इन्वॉल्व हैं, तमिल लोग हमारी इंडिया के ही लोग हैं, तो कुछ टाइम के बाद इंडिया की गवर्नमेंट सोचती है कि नहीं, हमें कुछ तो बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, तो 1987 में हमारी इंडिया की गवर्नमेंट सोचती है कि चलो हम डायरेक्टली कोई एक्शन लेते हैं, इस श्रीलंका वाले इशू को सॉल्व करते हैं। इसी के चलते इंडिया की गवर्नमेंट श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है और इंडिया की जो ट्रूप्स हैं, ठीक है, आर्मी के जो कुछ लोग हैं, उनको हम श्रीलंका भेज देते हैं। पर वहां जाकर हमारे ट्रूप्स कुछ कर नहीं पाते, ज्यादा कुछ हम एक्शन नहीं लेते। इनफैक्ट हमारे ट्रूप्स की LTTE के साथ लड़ाई हो जाती है। कुछ टाइम के बाद हम लोग श्रीलंका में जाकर कोई बदलाव नहीं ला पाते, तो हम अपने ट्रूप्स को वापस इंडिया बुला लेते हैं। वैसे भी श्रीलंका के जो लोग थे ना, उनको पसंद नहीं था कि हमने अपने आर्मी को उनके देश में भेज रखा था। एंड वैसे भी इंडिया के ट्रूप्स और LTTE के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। ऐसे में हम अपने ट्रूप्स को वापस अपने देश बुला लेते हैं। तो 1989 तक हम लोग इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस अपने कंट्री में बुला लेते हैं और हमारा जो मकसद था, जिस मकसद से हमने उन्हें भेजा था श्रीलंका में, वो मकसद पूरा नहीं हो पाता। इसी टाइम के अराउंड श्रीलंका की जो दिक्कत है वो कंटिन्यू होती रहती है। वहां पर वायलेंस, मारपीट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। कुछ टाइम के बाद इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है श्रीलंका के ऊपर। इंटरनेशनली कुछ कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे और आइसलैंड श्रीलंका को बोलने लग जाते हैं कि आप लोग जो कर रहे हो गलत है। कुछ टाइम तक 2009 तक आते आते LTTE को ही ये लोग हटा देते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद धीरे धीरे श्रीलंका का जो इशू है वो सॉल्व होने लग जाता है। अब श्रीलंका के बारे में एक कमाल की बात यह है कि श्रीलंका में इतना वायलेंस चल रहा था, इतनी मारपीट चल रही थी, सिविल वॉर का माहौल था, पर इसके बावजूद श्रीलंका ने बहुत बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट करके दिखाया। नॉर्मली कहीं पर अगर बहुत ज्यादा मारपीट या वॉर का माहौल होता है तो उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं होता, पर श्रीलंका में ऐसा नहीं था। श्रीलंका वॉर के बावजूद, सिविल वॉर के बावजूद सही ठीक ठाक तरक्की कर रहा था। तो श्रीलंका डेवलपिंग कंट्रीज में से पहली ऐसी कंट्री है जिसने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाकर दिखाया। नेक्स्ट, इस रीजन में, साउथ एशिया रीजन में श्रीलंका पहली कंट्री थी जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा। ठीक है, नेक्स्ट, उस टाइम पर श्रीलंका का बहुत ही बढ़िया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, GDP था, इसके बावजूद कि वहां पर एक वॉर का, सिविल वॉर का माहौल था। ठीक है, तो ये श्रीलंका के बारे में बढ़िया बात है। अक्सर ना हमारे CUET में, MCQ में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहली कंट्री कौन सी थी इस रीजन में जिसने लिबरलाइज करा अपनी इकोनॉमी को, तो तुम याद रखना श्रीलंका थी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को संभाल लेने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपना क्या क्या हो गया अब, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें। नेक्स्ट टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अक्सर क्यों क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस टाइप की लड़ाई होती है, डिसएग्रीमेंट्स क्यों होते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें इस टॉपिक में बताई गई हैं। ठीक है, चलो तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो समझते हैं। तो 1947 में पार्टीशन होते ही फर्स्ट एंड मोस्ट मेजर रीजन फॉर आर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सबसे बड़ा रीजन इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का क्या है, कश्मीर है। ठीक है,
तो पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीर उनका है एंड इसी चीज को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इनिशियली स्टार्ट हुआ था। हमने 1947-48 में एक वॉर करा था, 1965 में भी वॉर करा था, पर इन वॉर के बावजूद हम ये मैटर सेटल नहीं कर पाए, ठीक है, कि कश्मीर किसका है। पाकिस्तान तो क्लेम ही करता रहता है कश्मीर को, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, 1947 और 48 वाला जो वॉर था ना, इस टाइम पर पाकिस्तान के लोग कश्मीर के कुछ इलाके को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसको अभी हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। 1971 में एक वॉर होता है, इस वॉर में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पाकिस्तान को हराते हैं, पर उसके बावजूद हम लोग कश्मीर वाले इशू को सॉर्ट नहीं कर पाए। 1971 वाले वॉर में ही क्या होता है, बांग्लादेश बनता है, ये वही वाला वॉर है, ओके। तो 1971 के वॉर के बावजूद हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। इसके अलावा भी कुछ कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर हम लोग अक्सर डिस्प्यूट में रहते हैं, और हम लोग आर्म्स को लेकर, वेपन्स को लेकर भी डिस्प्यूट में रहते हैं, मतलब एक आर्म्स रेस में लगे रहते हैं हम लोग कि ज्यादा वेपन्स किसके पास होंगे, ठीक है। इसी आर्म्स रेस के चलते 1990s के अराउंड हम दोनों ही कंट्रीज के पास क्या आ जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स हम लोग डेवलप कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताती हूँ। 1998 तक आते आते इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट करा था पोखरान में। इसी के कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करता है चगाई हिल्स में, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों के बीच में एक आर्म्स रेस लगी रहती है, ठीक है। तो कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हम दोनों के बीच में चलता रहता है, पर इसके बावजूद वी कैन से कि ये पॉसिबिलिटी कि आगे जाकर इंडिया और पाकिस्तान का फिर से वॉर होगा, ये पॉसिबिलिटी आज के टाइम पर काफी ज्यादा कम हो गई है। अभी हम लोग डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट ये सब करते हैं, पर ये पॉसिबिलिटी कि आगे जाकर प्रॉपर फुल स्केल वॉर होगा, ये पॉसिबिलिटी काफी कम हो गई है। नेक्स्ट, हमें एक और चीज से पाकिस्तान से दिक्कत रहती है। हम लोग अक्सर पाकिस्तान से बोलते हैं कि तुम लोग क्या करते हो, हमारे कश्मीर में जो मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट करते हो, उनको तुम वेपन्स देते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो, पैसा देते हो, एंड फिर उनसे तुम लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज कराते हो। तो ये एक बहुत मेजर दिक्कत है हमें पाकिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के लोग ना खालिस्तानी मिलिटेंट्स को भी एंकरेज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर खालिस्तानी मिलिटेंट्स को भी एंकरेज करते हैं, उनको भी ये लोग वेपन्स वगैरह पकड़ाते रहते हैं। हमें ये भी लगता है कि इनकी जो स्पाई एजेंसी है ISI, ये लोग क्या करते हैं, बहुत अलग अलग एरियाज में एंटी इंडियन कैंपेन्स कराते हैं, जैसे बांग्लादेश या नेपाल में छुप छुप कर ये लोग ऑपरेट करते हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, एंटी इंडियन कैंपेन्स कर रहे हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान अलग अलग इश्यूज के ऊपर हमें ब्लेम करता है। तो पाकिस्तान क्या कहता है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो सिंध और बलूचिस्तान में छुप छुप कर ट्रबल कॉज कर रही है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान को रिवर वाटर शेयर करने में भी बहुत दिक्कत आई है। हम लोग अक्सर रिवर वाटर्स को लेकर भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट करते हैं। तो इंडस नदी को लेकर हम लोग बहुत लंबे टाइम से डिस्प्यूट करते हुए आ रहे थे। फाइनली क्या होता है, 1960 में वर्ल्ड बैंक हमारी मदद करता है, और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान और इंडिया से एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन कराता है, जिसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। एंड इस ट्रीटी के बाद थोड़ा सा वाटर डिस्प्यूट कम हो गया है, तो इट इज काफी हद तक एक सक्सेसफुल ट्रीटी ही है। अब भी कभी कभी वाटर डिस्प्यूट होता है इंडस रिवर के पास, पर इंडस वाटर ट्रीटी से थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। चलो नेक्स्ट कहां पर इशू आता है हमें, सर क्रीक में। सर क्रीक क्या है, गुजरात के एकदम टिप पर, मैं अभी तुम्हें मैप पर दिखा दूंगी। तो एक बहुत ही थिन सी एक वाटर बॉडी है, एक स्ट्रीम है। तो सर क्रीक को लेकर हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के। तो मैं तुम्हें मैप में दिखा देती हूँ, ठीक है। तो पहले तो तुम लोग यहाँ देखो, गुजरात का एकदम जो ये वाला इलाका है ना, यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। तुम्हें ये रेड लाइन दिख रही है,
तो इंडिया क्लेम करती है कि ये रेड लाइन तक का इलाका हमारा है, ठीक है, और तुम्हें ये ग्रीन लाइन दिख रही है, ठीक है, ये ग्रीन लाइन क्या है, ग्रीन लाइन तक का इलाका पाकिस्तान क्लेम करता है। तो यहां पर भी सरक्रीक के बॉर्डर को भी लेकर, टेरिटरी को भी लेकर हम लोगों का इशू चलता रहता है, हम लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या दिक्कत है वो समझा, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही आपस में लड़ते रहते हैं। तो हम बाकी कंट्रीज के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इंडिया के अपने बाकी नेबर्स के साथ रिलेशन कैसे हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग इंडिया और बांग्लादेश से। तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान इंडस नदी को लेकर लड़ते हैं, वैसे इंडिया और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन रिवर्स को लेकर, इन रिवर वाटर के शेयरिंग को लेकर अक्सर प्रॉब्लम आती है। और क्या है, हम लोग बांग्लादेश से हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि आप लोग अपने यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया भेजना बंद करो, पर बांग्लादेश के लोग ये मानते ही नहीं है, वो बोलते हैं कि हम तो किसी को भेज ही नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें कभी कभी अपने ट्रूप्स को कहीं भेजना होता है तो बांग्लादेश ना झट से मना कर देता है कि आप हमारे एरिया में से अपने ट्रूप्स को नहीं चलवा सकते, ये हमें अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट, और क्या करा बांग्लादेश ने बोला कि हम ना तुम्हें नेचुरल गैस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर म्यांमार के थ्रू कुछ आ रहा है इंडिया के लिए तो हम उनको भी हमारे कंट्री के थ्रू पास नहीं होने देंगे। तो ये कुछ चीजें जो बांग्लादेश ने करी, ये हमें अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट, बांग्लादेश के लोग भी इंडिया को लेकर कुछ कुछ कंप्लेन करते हैं। बांग्लादेश के लोगों का मानना है कि इंडिया एक रीजनल बुली की तरह बिहेव करता है। बुली समझते हो, बुली मतलब गुंडा जो धमकाता डराता रहता हो सबको। तो बांग्लादेश का मानना है कि इस रीजन में इंडिया थोड़ी बड़ी कंट्री है, तो ये छोटे छोटे कंट्रीज को डराती है, धमकाती है। ये लोग मानते हैं कि हम लोग रिवर वाटर अच्छे से शेयर नहीं करते इनके साथ। चित्तागोंग हिल एरिया में हम लोग रेबेलियन को एंकरेज कराते रहते हैं, और हम लोग छुप छुप कर इनके इलाकों से जाकर नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अनफेयर तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये इनका मानना है। बहुत लंबे टाइम से तो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा है, हम लोग बॉर्डर को ही अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि हमारा कन्फ्लिक्ट कहां पर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया और बांग्लादेश साथ में काम नहीं करते। इंडिया और बांग्लादेश किन इश्यूज में कोऑपरेट करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो लास्ट 20 इयर्स में इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन काफी इंप्रूव हुआ है। हमारे इंडिया में एक पॉलिसी भी आई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी में हम इंडिया में थोड़ा ईस्ट की तरफ, इंडिया से ईस्ट की तरफ जो रीजन है वहां की तरफ हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बांग्लादेश हमारे लुक ईस्ट, इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी का भी पार्ट है। नेक्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट। जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें हेल्प चाहिए होती है या एनवायरमेंटल इश्यूज में हेल्प चाहिए होती है, तब इंडिया और बांग्लादेश साथ में मिलकर काम करते हैं। ये इंडिया और बांग्लादेश हो गया। नेक्स्ट, नेपाल और इंडिया के बारे में समझते हैं। तो नेपाल और इंडिया का ना एक बहुत ही खास रिलेशन है। अक्सर क्या होता है, हमें किसी और कंट्री में जाना होता है तो क्या होता है, वीजा की जरूरत पड़ती है ना। वीजा मतलब वो कंट्री हमें एक परमिशन देती है कि हाँ तुम लोग आ जाओ हमारे कंट्री में, कोई दिक्कत नहीं है। पर नेपाल के साथ हमारा एक स्पेशल रिलेशन कैसे है, नेपाल अगर आपको जाना है तो आपको वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नेपाल और इंडिया का एक बहुत ही यूनिक सा रिलेशन है। इसके अलावा कभी कभी हमने देखा है कि इंडिया और नेपाल में ट्रेड से रिलेटेड कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। एंड नेपाल से हमें एक और दिक्कत है, आजकल हमने देखा है कि नेपाल और चाइना की दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही है, तो ये हमें उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा नेपाल में माओइस्ट लोग का वायलेंस बढ़ता जा रहा है, तो हमें ये डर रहता है कि इनके यहाँ से माओइस्ट एक्टिविटीज हमारे इंडिया में ना आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेपाल के लोगों को अक्सर ये कंप्लेन रहती है इंडिया से कि इंडिया जबरदस्ती नेपाल के मैटर्स में घुसकर बोल रहा है कि हम लोग उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। नेपाल के लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि हम लोग उनके साथ रिवर वाटर को अच्छे से शेयर नहीं करते। तो नेपाल ना लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब अगर आप मैप में नेपाल को देखोगे तो नेपाल
चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। तो नेपाल कहते हैं, नेपाल के लोग कहते हैं कि यार हम तो बेचारे लैंडलॉक कंट्री है, हमारे आसपास कोई समुद्र वगैरह नहीं है, फिर भी इंडिया के लोग हमसे अच्छे से रिवर वाटर शेयर नहीं करते। ठीक है, तो ये छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद हमने देखा है कि नेपाल और इंडिया ट्रेड के मामले में, नेचुरल रिसोर्स के मामले में, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, वाटर मैनेजमेंट के मामले में, साइंटिफिक कोऑपरेशन के मामले में धीरे धीरे कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे इश्यूज में ये दो कंट्रीज कोऑपरेट भी कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इंडिया और श्रीलंका के बारे में समझते हैं। अच्छा, इन सारे कंट्रीज के बारे में पढ़ते टाइम एक चीज याद रखना, जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा कि जब भाई बहन होते हैं, तो मेरा एक बड़ा भाई है, ठीक है, और हम लोग बचपन में बहुत ज्यादा लड़ते थे, मैंने बता भी रखा है तुम लोगों को। पर जब भी हमें कोई काम होता था ना, मम्मी पापा से कुछ काम निकलवाना होता था, तो झट से हम लोग दोस्ती कर लेते थे और साथ में मिलके मम्मी पापा से बात करने के लिए चलते थे। तो ऐसा कुछ ही है इन कंट्रीज के साथ, मतलब ये लोग एक जगह लड़ते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लड़ते भी रहते हैं, पर कोई काम पड़ता है तो बहुत ही जल्दी से कोऑपरेट भी कर लेते हैं, झट से कोऑपरेट भी कर लेते हैं। तो एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सारी कंट्रीज का, दूसरी तरफ ये लोग अलग अलग मैटर्स में कोऑपरेट भी कर रहे हैं। चलो इंडिया और श्रीलंका के बारे में समझते हैं अब हम लोग। तो काफी लंबे टाइम तक इंडिया और श्रीलंका के बीच में थोड़ी टेंशन थी, वही तमिल वाली इशू को लेकर जो कि हमने पढ़ा। कुछ टाइम के बाद इंडिया ने ये सोचा कि अब से इंडिया इन मामलों में न्यूट्रल रहेगा, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो आप लोगों ने पढ़ा था ना अभी इंडिया और श्रीलंका के बारे में जब टॉपिक आया था, तो कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ज्यादा एंगेज नहीं करेंगे श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स में, तो हम लोग डिसएंगेजमेंट करने लगते हैं। डिसएंगेजमेंट मतलब हम लोग श्रीलंका में ज्यादा बोलना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, एक बार नहीं, मतलब श्रीलंका में जब भी कोई डिजास्टर आता है, जैसे अगर सुनामी हिट कर जाता है, तो इंडिया ने बहुत हेल्प करी थी श्रीलंका में पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन में। तो उस वजह से इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशन है वो अब थोड़ा सा बेटर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग इंडिया और भूटान के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया और भूटान का रिलेशन भी बहुत अच्छा है, एंड जो भूटान के अलग अलग किंग्स रहे हैं उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से से मिलिटेंट्स को भगाने में, वायलेंस को कम करने में इन लोगों ने हमारी बहुत ज्यादा मदद करी है। जब भूटान कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा होता है तो इंडिया भूटान की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इनफैक्ट हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंडिया बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड है भूटान का। ठीक है, मतलब भूटान की सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में मदद किसने करी है? इंडिया ने करी है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से आपका MCQ आ सकता है। नेक्स्ट इंडिया और मालदीव्स के बारे में बात करते हैं। तो मालदीव्स और इंडिया का भी रिलेशन काफी बढ़िया चल रहा है। 1988 के अराउंड हमने देखा कि श्रीलंका में से कुछ लोग जाकर मालदीव्स में क्या कर रहे थे, बहुत वायलेंस मचा रहे थे। तो ऐसे में इंडिया मालदीव्स की मदद करने के लिए जाता है। तो इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशन है वो बढ़िया चल रहा है। इसके अलावा इंडिया मालदीव्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टूरिज्म में भी बहुत मदद करता है। तुम लोगों ने सुना होगा ना, हर अगला इंडियन मालदीव्स ही जा रहा होता है। तुमने ऐसे सेलिब्रिटीज वगैरह को देखा होगा, बहुत मालदीव्स जाते हैं ये लोग। तो हम लोग इनके टूरिज्म में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो अभी तुम लोगों ने नोटिस करा होगा कि इंडिया और इंडिया के आसपास जो नेबर्स हैं, हम लोगों की अक्सर कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया का ही कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ये कंट्रीज आपस में भी कुछ कुछ लड़ते झगड़ते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नेपाल, भूटान, इवन बांग्लादेश और म्यांमार, इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट होता रहता है माइग्रेशन को लेकर कि तुम अपने लोगों को यहाँ मत भेजो। ऐसे माइग्रेशन को लेकर कुछ कुछ लड़ाई चलती रहती है। नेक्स्ट, बांग्लादेश और नेपाल की भी कुछ कुछ लड़ाई चलती रहती है। अक्सर ये लोग रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर लड़ते हैं कि रिवर वाटर को शेयर कैसे करें। पर हाँ, इंडिया का डिसएग्रीमेंट बाकी कंट्रीज से थोड़ा ज्यादा होता है। इसका रीजन भी है, अगर आप इस रीजन का मैप देखोगे तो इंडिया एकदम बीच में पड़ता है और हमारी कंट्री ऑलमोस्ट इन सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है।
है ना, हमारी कंट्री का साइज भी बड़ा है, बॉर्डर भी टच कर रहा है हर जगह, और एकदम बीच में है हमारी कंट्री। इस वजह से सारी कंट्री का हमारे साथ कुछ कुछ डिसएग्रीमेंट थोड़ा सा ज्यादा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है पीस एंड कोऑपरेशन। तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये सारी कंट्री सिर्फ लड़ती झगड़ती रहती हैं, क्या ये लोग साथ में मिलके काम नहीं करते? तो यही तुम्हें इस टॉपिक में समझाया जाएगा कि ऐसा नहीं है, ये लोग पीसफुली भी काम करते हैं, पीस एंड कोऑपरेशन के साथ भी काम करते हैं। तो इसी इंटेंशन के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन ये लोग बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये साउथ एशिया की कंट्रीज का एक मेजर प्लेटफॉर्म है जहां पर ये कंट्रीज कोशिश करती हैं कि हम लोग पीसफुली साथ में मिलजुल कर रहेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो सार्क है वो उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अक्सर ये जो कंट्रीज हैं ये आपस में लड़ने में ज्यादा बिजी रहती हैं। सार्क की कंट्रीज ने ये तक डिसाइड करा था कि ये लोग एक एग्रीमेंट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एंड इस साफ्ता के थ्रू इन लोगों का प्लान क्या था? इन लोगों का प्लान था कि जितने भी साउथ एशिया की कंट्रीज हैं वो लोग ट्रेड अच्छे से कर पाए, ट्रेड में ज्यादा टैक्स वैक्स ना लगाए, ये इनका प्लान था। बहुत अच्छा प्लान था ये, ठीक है। तो साफ्ता का ये जो एग्रीमेंट था 2004 तक साइन हो जाता है, 1 जनवरी 2006 से ये इफेक्ट में भी आ जाता है। पर साफ्ता में इंडिया के आसपास जो कुछ छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनका ये मानना है कि इंडिया ने तो साफ्ता इसीलिए ज्वाइन करा है ताकि ये इन कंट्रीज को बुली कर सके, इन कंट्रीज को परेशान कर सके, इन कंट्रीज को इन्वेड कर सके। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव को समझें तो इंडिया तो ऐसा मानता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग साफ्ता को इंपॉर्टेंट मानते हैं। पर कुछ लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो मानते हैं कि साफ्ता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि साफ्ता में जितनी कंट्रीज हैं उनके साथ सेपरेटली हमारे रिलेशंस और ट्रेड अच्छे चल रहे हैं, तो हमें अलग से साफ्ता की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें तुम्हें थोड़ा सा ये बताया जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान अब कोऑपरेट कैसे करने लगा है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स स्टार्ट कर दिए हैं। क्या होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर? तो पाकिस्तान में से कुछ ऑफिशियल्स, इंडिया से भी कुछ ऑफिशियल्स, ये लोग मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अपने प्लान्स को डिस्कस करते हैं ताकि इन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस आ सके। तो हम लोगों ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान से कोई पर्सनालिटी हमारे इंडिया में आते हैं, इंडिया से भी कुछ पर्सनालिटीज पाकिस्तान जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन रहा है। हमारे अलग अलग लीडर्स भी अलग अलग समिट्स में, मीटिंग्स में मिलते रहते हैं, तो धीरे धीरे इंडिया और पाकिस्तान का कोऑपरेशन बढ़ रहा है। हम दोनों कंट्रीज के बीच में बस रूट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं रिसेंटली, ठीक है। एंड वीजा लेना भी बहुत इजी हो गया है, विच शोज कि इंडिया और पाकिस्तान का कोऑपरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, तुमसे कह रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा रीजन नहीं होता जो वैक्यूम में रहता हो। वैक्यूम मतलब एब्सेंस में, मतलब इंडिया अलग है और बाकी सारी कंट्रीज हमसे अलग है, हम ऐसा सोचकर नहीं रह सकते। अगर मैं तुम लोगों की बात करूं, है ना, तो तुम एक इंडिविजुअल हो, पर तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, तुम्हारे ट्यूशन में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें तुम्हें इम्पैक्ट करती हैं। सेम चीज इंडिया के साथ है। इंडिया अकेली, एक कंट्री अकेले सरवाइव नहीं कर सकती, हमारे नेबरहुड में जो कुछ होगा वो हमें इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो साउथ एशिया का जो इलाका है, यहाँ पे चाइना और यूएसए का बहुत एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस थोड़े से डाइसी हैं, एंड चाइना हाल ही में पाकिस्तान से बहुत बढ़िया दोस्ती कर रहा है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा वरीइंग है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के रिलेशन पाकिस्तान के साथ भी ठीक है, इंडिया के साथ भी ठीक है। अक्सर जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो यूएसए एक मीडिएटर का काम करता है, लड़ाई सुलझाने की कोशिश करता है। आपने ये भी नोटिस करा होगा कि हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग यूएसए जाते हैं, एंड साउथ एशिया ओवरऑल जो इलाका है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इन फैक्टर्स के चलते यूएसए साउथ एशिया वाले रीजन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है।
पर हाँ, साउथ एशिया में लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे या पीसफुल कोऑपरेशन ज्यादा होगा, ये हम लोगों पर डिपेंड करता है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। पर ओवरऑल साउथ एशिया के बारे में जितना कुछ हमें पढ़ना था वो हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया है। तो अब ये है हमारा कन्फेटी टाइम। कन्फेटी टाइम समझते हो, ये कन्फेटी है। तो पैट योर बैक, हम इसीलिए पार्टी कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा चैप्टर फाइनली फिनिश हो गया है। गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। तुम सबने अच्छे से चैप्टर को सुना और चैप्टर को फिनिश करा। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास तुम लोगों के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं तुम सारे बच्चों के कमेंट्स देखती हूँ एंड जो भी बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा, हाँ मतलब ऐसा कोई खास गिफ्ट नहीं लाने वाली मैं, पर हाँ कोशिश करना सबसे पहले आंसर करने की। नेक्स्ट क्लास में उस बच्चे के लिए मैं क्लैपिंग कर दूंगी, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, इन ईस्ट पाकिस्तान द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन वॉज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब मोहम्मद, जनरल याया खान, शेख मुजीब अली रहमान। ठीक है, तो तुम लोगों को राइट आंसर पता होगा, मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास थी। अगर आप मेरे लाइव क्लास में आना चाहते हो तो मेरी लाइव फ्री क्लासेस भी होती हैं, उनका लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी के सेक्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। और हर संडे हम लोग एक बहुत बड़ा क्विज भी रखते हैं हमारे अनअकैडमी के ऐप पर, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा और कोड है आपका अनुष्या। और आप लोगों की डिमांड पर हम लोगों ने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमैनिटीज का बैच स्टार्ट करा है। क्लास 12 का जो बैच है उसका नाम है विक्ट्री बैच, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बच्चों को हर स्फीयर में एक्सीलेंस मिले, विक्ट्री मिले, तो इसीलिए हमने विक्ट्री बैच स्टार्ट करा है। विक्ट्री बैच में आपको 4 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हमारे इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को ज्वाइन करते टाइम, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले। मेरा नाम ही काफी है, तो आपको कोड यूज करना है अनुष्या, ताकि आप लोगों को अनअकैडमी में मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर आपको डेली क्लास अपडेट्स देती हूं मैं, तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि नेक्स्ट चैप्टर तुम लोगों को क्या चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।